1925 की एक सर्द रात। रेल की पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन और उस ट्रेन के अंदर कुछ नौजवान जिनके दिलों में आज़ादी की आग धधक रही थी। आज हम काकोरी की उसी रात की पड़ते खोलने वाले हैं। स्कूलों में इसे अक्सर काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से मतलब एक लाइन में समेट दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये एक इंकलाबी घोषणा थी, एक ऐलान जंग। जैसा कि हमारे हाथ लगे दस्तावेजों में से कहता है, ये कहानी है उस इंकलाब की जो भूखा था, नंगा था, लेकिन झुका नहीं था। और इस कहानी की गहराई समझने के लिए उस दौर के भारत को महसूस करना बहुत जरूरी है। हमारे जो स्रोत हैं वो उस माहौल की एक बहुत ही बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत देश का सारा पैसा, सारा संसाधन चूस कर लंदन भेज रही थी। यहाँ के किसान कर्ज में डूबे थे, मजदूरों के घरों में समझिए कि फाके पड़ रहे थे। और विडंबना देखिए, इसी जनता से वसूले गए टैक्स के पैसे से अंग्रेज अपनी फौज और पुलिस खड़ी कर रहे थे, ताकि अगर कोई आवाज उठाए तो उसी की छाती पर बूट रखकर उसे कुचला जा सके। आवाज उठाने का मतलब था जेल या फिर फांसी। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इस ट्रेन डकैती के लेबल को हटाकर देखा जाए कि असल में हुआ क्या था। एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, उस समय गांधी जी का अहिंसक आंदोलन भी तो चल रहा था, तो फिर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे मतलब पढ़े लिखे समझदार नौजवानों को ऐसा क्यों लगा कि हथियार उठाना ही एकमात्र रास्ता बचा है? क्या उनका गांधीवादी तरीके से मोहभंग हो गया था? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही काकोरी की नींव है। असल में 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड, और उसके बाद जब गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो देश के जो जोशीले नौजवान थे उनमें एक गहरी निराशा फैल गई। उन्हें लगा कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से अब आजादी नहीं मिलने वाली। इसी निराशा और बेचैनी से जन्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, जिसका मकसद था सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना। पर क्रांति के लिए पैसा चाहिए था, हथियार चाहिए थे, और वो पैसा कहां से आता? तो उनके मन में सीधा और कह सकते हैं तार्किक सवाल उठा, अगर सरकार हमारी ही मेहनत के पैसे से हमें कुचल रही है तो क्यों ना उसी सरकारी खजाने को छीनकर आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए? ये सवाल अपने आप में ही पूरी विचारधारा को साफ कर देता है। नीति थी। HRA का मानना था कि अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, और उनका साफ कहना था कि हम आम जनता को नहीं, सिर्फ सरकारी तंत्र को निशाना बनाएंगे। ये लूट एक तरह से देश के पैसे को देश के काम में लगाने की एक कोशिश थी। और इस सोच को हकीकत में बदलने वाले चेहरे भी कमाल के थे। इनमें सबसे आगे थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक तरफ सरफरोशी की तमन्ना जैसी आग उगलने वाली शायरी लिखते थे, तो दूसरी तरफ एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। उनके साथ थे अशफाक उल्लाह खान, एक ऐसे शायर जिनके दिल में वतन के लिए समझिए इबादत बसती थी। और फिर थे चंद्रशेखर आजाद। उनका तो एक ही फलसफा था, आजाद ही रहा हूं, आजाद ही रहूंगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है बिस्मिल और अशफाक का साथ। देखिए, बिस्मिल एक आर्य समाजी थे जो उस समय का एक सुधारवादी, एक प्रगतिशील हिंदू आंदोलन था, और अशफाक एक पक्के पारंपरिक मुसलमान। तो ये सिर्फ दो धर्मों का मिलन नहीं था, ये उस दौर की दो अलग अलग सामाजिक और वैचारिक धाराओं का देश के लिए एक साथ आना था। ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। उनकी दोस्ती अपने आप में एक राजनीतिक बयान थी। और इसी दोस्ती और सोच ने 9 अगस्त 1925 की शाम को एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया। सहारनपुर से लखनऊ के लिए 8 डाउन ट्रेन चली थी। इस ट्रेन के गार्ड के डिब्बे में कोई आम सामान नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार का वो खजाना था जो अवध के इलाके से टैक्स के रूप में वसूला गया था, और क्रांतिकारियों को इसकी पक्की खबर थी। हाँ, योजना कई हफ्तों से बन रही थी। जगह चुनी गई थी काकोरी, लखनऊ से ठीक पहले का एक छोटा सा स्टेशन जहां ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती थी। हथियार भी जुगाड़ किए गए थे, जिनमें वो क्या कहते हैं जर्मन माउजर पिस्टल भी शामिल थी, जो उस जमाने में बहुत आधुनिक मानी जाती थी। और टीम में सिर्फ 10 लोग थे। सोचिए, 10 लोगों का अंग्रेजी सल्तनत को सीधे चुनौती देने का इरादा। तो काकोरी स्टेशन के पास अचानक किसी ने जंजीर खींच दी। ट्रेन एक तेज झटके के साथ रुक गई। रात का अंधेरा, झिंगुरों की आवाज और फिर अचानक गोलियों की आवाज। लेकिन ये गोलियां हवा में चलाई गई थी। क्रांतिकारियों ने पहले ही साफ कर दिया था,
घबराने की कोई बात नहीं है, हम क्रांतिकारी हैं और हमें सिर्फ सरकारी खजाना चाहिए। किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और यहाँ एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी है, और वो है क्रांतिकारियों का इरादा। दस्तावेज ये साफ करते हैं कि उन्होंने किसी भी निजी यात्री को हाथ तक नहीं लगाया, किसी महिला या बच्चे को डराया तक नहीं। उनका संदेश साफ था, हमारी लड़ाई आम लोगों से नहीं, इस जालिम हुकूमत से है। इसीलिए इसे महज डकैती कहना, इसके पीछे की नैतिकता और राजनीति को नजरअंदाज करना है। यह एक अनुशासित कार्यवाही थी। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। लोहे की भारी तिजोरी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। उसी गहमा गहमी और अंधेरे में मनमथनाथ गुप्त नाम के एक युवा क्रांतिकारी से अनजाने में गोली चल जाती है और वो अहमद अली नाम के एक यात्री को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये एक हादसा था, पर ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक सुनहरा मौका बन गया। सही बात है। और अंग्रेजों ने इस बहाने का इस्तेमाल बहुत शातिर तरीके से किया। इस एक गोली ने उन्हें दमन का वो चक्र चलाने का बहाना दे दिया जिसकी वो शायद तलाश में ही थे। उन्होंने इसे क्रांतिकारी कार्रवाई की जगह निर्दोष यात्री की हत्या के साथ क्रूर डकैती के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया, ताकि जनता की सहानुभूति क्रांतिकारियों से हट जाए। पूरे ऑपरेशन की नैतिक छवि को धूमिल करने का हथियार उनके हाथ लग गया था। इसके बाद जो हुआ वो क्रूरता की इंतहा थी। पूरे संयुक्त प्रांत में धरपकड़ शुरू हो गई। घर घर में तलाशियां, बेटों को माँ बाप के सामने से घसीट कर ले जाया गया। HRA का लगभग पूरा नेटवर्क तहस नहस हो गया। एक एक करके 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। बिस्मिल शाहजहांपुर से पकड़े गए। अशफाक कुछ समय तक फरार रहे, पर बाद में दिल्ली में अपने ही एक दोस्त की मुखबरी की वजह से पकड़े गए। और गिरफ्तारी के बाद जो मुकदमा चला वो भी अपने आप में एक जंग का मैदान बन गया। अंग्रेजों ने इसे लखनऊ में एक स्पेशल कोर्ट में चलाया। उनकी मंशा साफ थी, इसे एक सनसनीखेज केस बनाना और पूरे देश को ये दिखाना कि सरकार से टकराने का अंजाम क्या होता है। लेकिन अदालत में इन नौजवानों का रवैया देखने लायक था। वो डरने या सहमने के बजाय अक्सर सरफरोशी की तमन्ना और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे गीत गाते हुए कोर्ट में दाखिल होते। उन्होंने तो अदालत को ही अपने विचारों के प्रचार का मंच बना दिया था। इससे अंग्रेज जज और भी चिढ़ जाते थे। हाँ, और मुकदमे के दौरान ब्रिटिश सरकार की रणनीति बहुत साफ थी। वो इन क्रांतिकारियों को सार्वजनिक रूप से तोड़ना चाहती थी। उन्हें बार बार माफी मांगने और सरकारी गवाह बनने के लिए उकसाया गया। ये पेशकश की गई कि अगर वो झुक जाएं, माफी मांग लें, तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। सरकार का मकसद सिर्फ उन्हें सजा देना नहीं था, बल्कि उनके विचारों को हराना था। लेकिन वो शायद इन क्रांतिकारियों की मिट्टी को पहचान नहीं पाए थे। जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो कहते हैं कि बिस्मिल मुस्कुरा दिए और अशफाक ने कहा कि माफी गुनाह की मांगी जाती है, वतन परस्ती की नहीं। उनका इनकार ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये उनके सिद्धांतों पर उनकी अटूट आस्था का प्रमाण था। उनका ये इनकार शायद उनकी शहादत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर वो माफी मांग लेते तो काकोरी कांड इतिहास में महज एक असफल डकैती बनकर रह जाता, लेकिन उनके इनकार ने इसे एक वैचारिक जीत में बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपनी जान से ज्यादा अपने आदर्शों को महत्व देते हैं। और उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। जेल से लिखे अपने पत्रों में अशफाक ने लिखा, मैं मुसलमान हूं और मुझे इस पर फख्र है, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने पर उससे भी ज्यादा फख्र है। और बिस्मिल ने अपनी मां को लिखा, अगर फिर जन्म मिला तो फिर इसी मिट्टी के लिए मरूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो ऐलान था जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में आजादी की आग को और भड़का दिया। और फिर वो दिन आया, 19 दिसंबर 1927, फांसी का दिन। 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस दिन का मंजर बड़ा मार्मिक था। गोरखपुर जेल में बिस्मिल और फैजाबाद जेल में अशफाक। हमें जो विवरण मिलते हैं वो बताते हैं कि फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले अशफाक ने 2 रकात नमाज पढ़ी और कुरान को चूमा, और बिस्मिल ने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर वंदे मातरम का नारा लगाया और हंसते हंसते फंदे को चूम लिया। ये उनके अंतिम क्षणों में भी अपने विश्वास और अपने आदर्शों पर टिके रहने का प्रतीक था। एक ने अपनी आस्था के जरिए ईश्वर को याद किया, दूसरे ने भारत माता को, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही था, वतन की आजादी। रस्सी खींची, जिस्म लटक गए। लेकिन जैसा कि किसी ने लिखा है,
आज़ादी और ऊंची खड़ी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि इन फांसियों से वो डर का एक ऐसा माहौल बना देंगे कि कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। और यहीं ब्रिटिश सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हुई। उन्होंने सोचा कि फांसी देकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन उन्होंने बिस्मिल जैसे कवि, अशफाक जैसे शायर को शहीद बनाकर अनजाने में आज़ादी की लड़ाई को उसके सबसे शक्तिशाली प्रतीक दे दिए। ये एक सैन्य हार थी, लेकिन एक वैचारिक और कह सकते हैं प्रचार की जबरदस्त जीत बन गई। हुआ ठीक उल्टा। कैसे, जरा इसे और खोलकर समझाइए। देखिए, सरकार का मकसद था क्रांति की चिंगारी को बुझाना, पर इन बलिदानों ने उस चिंगारी को पूरे देश में फैला दिया। इन फांसियों ने डर नहीं बल्कि प्रेरणा और गुस्सा पैदा किया। हर गली में बिस्मिल की कविताएं गाई जाने लगीं, हर मदरसे में अशफाक की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगीं, और सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने भगत सिंह जैसे युवाओं को झकझोर कर रख दिया। काकोरी के शहीदों का बदला लेने की भावना ने ही भगत सिंह और उनके साथियों को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाने के लिए प्रेरित किया, और इस संगठन ने आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। तो काकोरी कांड ने एक तरह से जमीन तैयार कर दी आने वाली और बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं के लिए। ये तात्कालिक रूप से भले ही सफल न रहा हो, लेकिन इसने आज़ादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा भर दी। जैसा कि हमारे स्रोत का निष्कर्ष है, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ भाषणों से नहीं, बलिदान से जीती जाती है। इसीलिए इसे हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक शहादत थी, एक ऐसा बलिदान जिसने एक विचार को अमर बना दिया। ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश को आग बना दिया। काकोरी की घटना वो चिंगारी थी जिसकी आग ने आने वाले 2 दशकों में ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख करने में अहम भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर सरकारी खजाने को हासिल करने के लिए एक ट्रेन में शुरू हुई कार्रवाई फांसी के तख्ते पर खत्म हुई, लेकिन वो अंत एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी शुरुआत बन गया। काकोरी कांड इतिहास का महज एक अध्याय नहीं है, ये इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि आज़ादी की क्या कीमत चुकाई गई है और किन सिद्धांतों पर इस देश की नींव रखी गई है। बिल्कुल, और ये हमें आज के लिए एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये घटना एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि कोई ऐसा कार्य जिसे उस समय की सत्ता एक संगीन अपराध या डकैती मानती है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्र निर्माण की एक पवित्र गाथा कैसे बन जाता है। आखिर वो क्या तत्व होते हैं जो एक बलिदान को क्रांति में बदल देते हैं, और अपराध और क्रांति के बीच की इस महीन रेखा को कौन और कैसे तय करता है।